और उसमें कैसे मालूम होता है कि कोई अब मेनोपॉज प्री मेनोपॉज स्टेज पर पहुंच चुका है, कोई सिम्टम्स या मूड स्विंग्स, और फैमिली को कैसे उस खातून को ट्रीट करना चाहिए या उस सिचुएशन से उन्हें लेके इजीली या स्मूथली गुजारना चाहिए? आपने फिर $1 मिलियन क्वेश्चन किया क्योंकि देखें, हमारी जो ख़वातीन हैं, हम जो हैं, अल्लाह ने बहुत नाजुक बनाया है। और पूरा हार्मोनल सिस्टम जो है, वो जब बच्ची मेंस्ट्रुएट करना शुरू करती है, वो उसके हर महीने मूड्स का एक डिप्रेसिव फेज़ आता है, एक खुशी का फेज़ आता है, एक बहुत से फेज़ आते हैं। ये कोई अंडरस्टैंड नहीं करता, स्पेशली हस्बैंड या हस्बैंड की फैमिली तो बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करती। जब उसका मेंस्ट्रुअल फेज होता है, वो शदीद इरिटेबल होती है और उसको डिप्रेशन में जाती है। फिर जब उसका ओव्यूलेशन का टाइम आता है, वो यूफोरिया, गुड मूड में होती है। ठीक है, तो इस तरह ये मूड स्विंग्स जो हैं, ये एक क्लोज पार्टनर जो हस्बैंड है उसको समझने चाहिए। पहले बहन भाइयों को, फैमिली को, पेरेंट्स को समझना चाहिए, और उसके बाद हस्बैंड को, उसकी फैमिली को, और फिर बाद में उसके बच्चों को समझना चाहिए। तो ये जो मूड के ऊपर नीचे की चीज़ें हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट जब उसकी ओवरी में अंडे ख़त्म हो जाते हैं। अब आपने पेरीमेनोपॉज का पूछा कि पेरीमेनोपॉज जो है उसको कैसे हम देखें कि हमें होने वाला है। उसमें क्या होता है कि जब अंडे बहुत कम रह जाते हैं ना बुशरा, तो ओवरी उसको पकड़ के बैठ जाती है, ठीक। वो ओव्यूलेशन नहीं करती जल्दी। जब यंग पेशेंट की ओवरी जिसमें बहुत अंडे हैं, वो तो एवरी मंथ स्पिल हो रहे होते हैं, लेकिन बाद में वो उसको पकड़ के बैठ जाती है कि मैंने अब अंडा नहीं गिराना, कम रह गए हैं। तो ओव्यूलेशन किसी महीने में होगी, किसी महीने में नहीं होगी। जिस महीने में ओव्यूलेशन होगी, उस महीने में उसको पीरियड आ जाएंगे, फिर कुछ महीने गुजरेंगे, फिर पीरियड आ जाएंगे, तो डिले होना शुरू हो जाएंगे पीरियड्स। उसके बाद 6-6 महीने बाद कोई स्पॉटिंग हो जाएगी या इर्रेगुलर ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, और उसके मूड स्विंग्स शुरू हो जाएंगे, हॉट फ्लशेस आने शुरू हो जाएंगे, इनसोम्निया यानी रात को नींद का प्रॉब्लम हो जाएगा, सेक्सुअल डिज़ायर कम होनी शुरू हो जाएगी, डिप्रेसिव मूड ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। तो दिस इज़ पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज में हम क्या करते हैं कि हम उनको बाहर से हार्मोन्स देते हैं, क्योंकि अभी उसका ओवरीज इतनी ख़त्म नहीं हुई, अभी उसकी बॉडी यंग है, तो हम कुछ हार्मोन्स देते हैं फॉर अबाउट 2 to 3 years कि उसका पेरीमेनोपॉज गुजर जाए आराम से। फिर हम आहिस्ता आहिस्ता विदड्रॉ करते हैं कि वो मेनोपॉज में एंटर हो जाए। अब मेनोपॉज में एंटर हो गई तो दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ लाइफ, बिकॉज इसमें उसकी जवानी ख़त्म हो रही है, उसमें इसकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, इसमें उसकी याददाश्त ख़त्म हो रही है, वो इरिटेबल हो रही है, सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म हो रही है, उसके जो हार्ट अटैक को सेव करने के जो हार्मोन्स थे वो भी डिक्लाइन कर रहे हैं, ड्विंडल हो रहे हैं। फिर उसकी जो हर प्रोटेक्टिव चीज़ थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है। कईयों के यूट्रस सैग डाउन कर जाते हैं, किसी का ब्लैडर बाहर आ गया, किसी को यूरिन कंट्रोल में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये एक कंडीशन जो है, ये मिड लाइफ क्राइसिस इसको लोग कहते हैं, लेकिन ये क्राइसिस नहीं है। ये अगर औरत एजुकेटेड है, उसको समझ है कि मैं तकरीबन 15 से 20 साल रिप्रोडक्टिव एज में रही थी, जिसमें मैंने बच्चे पालने थे, और वो एक अलग था, और हमने बड़ा ख्याल किया जी कैल्शियम लो, जी आयरन लो, फलां लो। अब मैंने जो ज़्यादा हिस्सा अपनी ज़िंदगी का रहना है, वो मेनोपॉज़ में रहना है। वो 40 से, अगर आपकी 100 साल उम्र है, 50 पे आपके मेंसेस ख़त्म हो गए हैं, तो वो 50 साल, 50 इयर्स, 90 इयर्स की होके फ़ौत हो गई, तो 40 इयर्स यानी चंक, बड़ा चंक ऑफ लाइफ़ उसने मेनोपॉज़ में गुज़ारना है। अपनी हड्डियों को कैल्शियम से भर ले। 35 साल तक हड्डियाँ कैल्शियम कबूल करेंगी। कैल्शियम का जो बैंक है हड्डियों में, 35 के बाद वो डिपॉज़िट्स नहीं लेगा, वो सिर्फ़ कैश करेगा। तो इसलिए भर लें, और एक्सरसाइज़ उसके लिए बहुत ज़रूरी है, एक्स्ट्रा कैल्शियम लेनी बहुत ज़रूरी है। 35 के बाद आपकी हड्डियाँ कैल्शियम को नहीं डिपॉज़िट करेंगी। फिर आप सिर्फ उससे खाली होंगी। अगर आप दिन के दिन, जैसे आपको 1500 मिलीग्राम चाहिए कैल्शियम, एक औरत 1500 नहीं ले रही, 1000 ले रही, 500 उसने हड्डियों में से निकाल लेना है बॉडी ने, क्योंकि उसको ज़रूरत है अपनी कामों के लिए। टीयर का बनना, रोना, पलक झपकना, और जितने भी आपके मस्कुलर फंक्शंस हैं, उसमें कैल्शियम यूज़ होता है। यानी कि आप कह रही हैं कि 35 साल की उम्र तक आप जितना कैल्शियम अपनी बॉडी में रिजर्व कर सकते हैं वो कर लें, बिकॉज आफ्टर 35
आपकी बॉडी जो है वो कैल्शियम डिपॉजिट्स नहीं लेती और वो बाद में अगर कमी है वो स्क्वीज करके श्रिंक करती जाएगी और आपको वीक करती जाएगी। हाँ, ऑफ कोर्स आपकी हर बॉडी फंक्शन के लिए कैल्शियम चाहिए, माइक्रोस्कोपिक लेवल, आयोनिक लेवल पे। तो अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो वो तो एक्सट्रैक्ट करती रहेगी बॉडी। True. फॉर एग्जांपल 1500 मिलीग्राम अगर आप नहीं ले रहे डेली किसी चीज़ से, देखें एक खालिस दूध के ग्लास में 200 मिलीग्राम, आप 8 ग्लास तो नहीं पी सकते ना। और जो कैल्शियम सी टैबलेट्स होती हैं, कैल्शियम जो भी आप मार्केट से लें, दे आर गुड, आपको ले लेनी चाहिए। आप 1000 मिलीग्राम बाजार की कैल्शियम ले लें और बाकी आप अपनी डाइट से पूरा कर लें, तो तभी आपकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी होगी। अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अदरवाइज नॉट पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, ठीक। तो ये विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, धूप में नहीं फिरेंगे, तो विटामिन डी भी बहुत कम होगा। आप धूप में तो बच्चियाँ नहीं फिरती कि रंग काला हो जाएगा, तो विटामिन डी साथ लें, पोटेशियम साथ लें, तभी कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होगी। तो क्योंकि अब आप देखें कि जब मेनोपॉज होगा तो ईस्ट्रोजन नहीं होगी। ईस्ट्रोजन जो है उसका फंक्शन होता है कि अगर आप कैल्शियम खा रहे हैं, इंटेस्टाइन से ब्लड में ले जाना ईस्ट्रोजन का काम है, ब्लड से हड्डियों में डालना ईस्ट्रोजन का काम है। अगर आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं ले रहे, आपके डॉक्टर ने एचआरटी प्रिस्क्राइब नहीं की, तो ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी में जो भी आप कैल्शियम लेंगे वो एक्सक्रीट हो जाएगी, वो बॉडी में नहीं जाएगी। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि औरतों को अपने मेनोपॉज का पता होना चाहिए कि मेनोपॉज में क्या हार्मोन की डेफिशिएंसी है, उसके क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं और हम उससे कैसे बच सकते हैं। डाइट में हम क्या चीज़ खा सकते हैं जो मेनोपॉज के इफेक्ट, और फिर जो आपने फैमिली का रोल कहा है। अब आप देखें कि मेनोपॉज में क्या होगा कि औरत को ऐसे लगेगा किसी ने गरम गरम उबलता हुआ पानी उसके ऊपर डाल दिया और एकदम से स्वेटिंग, और एकदम से उसका दिल करेगा सर्दियों में भी कि रज़ाई उतार दे और बाहर ठंड में चली जाए। ये हॉट फ्लशेस या फ्लैशेस जो हैं ये बहुत फ्रीक्वेंट हो और इतने डिस्टर्बिंग होते हैं कि ये इरिटेट करके रख देते हैं। फिर उसकी मेमोरी लॉसेस आने शुरू हो जाते हैं, फिर उसको कॉग्निटिव उसके जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। उसके जो ज़्यादा खाने को दिल करता है डिप्रेशन में, मोटापा हो सकता है, फिर उसको हार्ट, ब्लड प्रेशर, इसके प्रॉब्लम्स होने शुरू हो जाते हैं, यूरिन लीकेज शुरू हो सकती है, सेक्सुअल डिज़ायर कम। तो हस्बैंड को उसका जो लाइफ पार्टनर है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये अपने कितने मुश्किल वक्त में से गुजर रही है। ना बच्चे उस वक्त ख्याल करते हैं औरत का, वो अपने कामों में बिजी हैं, और हस्बैंड तो क्या करेगा, सेक्सुअल डिज़ायर कम हो गई तो वो शाम को दोस्तों के पास चला जाएगा या अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास चला जाएगा। तो दिस इज अ वेरी वेरी बैड एटीट्यूड ऑफ द फैमिली। हाँ जी। फैमिली को उस वक्त अपनी बच्चों को अपनी माँ को सपोर्ट करना है, और सबसे पहले तो बुशरा मैं ये कहूंगी कि औरत को खुद पता होना चाहिए कि वो किस फेज में से गुजरी है। आप अपने फ्रेंड सबसे पहले हैं, और औरतों का क्या काम होता है कि लिस्ट में अपना नाम ही नहीं लिखती, और अगर लिखती भी हैं तो सबसे आखिर में। तो मी फर्स्ट फिनोमेना मैंने इंट्रोड्यूस कराया है कि किचन की दीवार पे बड़ा बड़ा लिखें मी फर्स्ट, ताकि आपकी रोज नजर पड़े। अपना ख्याल पहले रखें, और वो खुद करना होगा, खुद करना है। अल्लाह सुब्हानु ताला ने आपका ये जिस्म, आपकी रूह आपके हवाले किया है। यू आर योर बेस्ट फ्रेंड, कोई नहीं आएगा। आपको अपना ख्याल करना है। आपको उन 40 या 50 सालों की प्लानिंग पहले से करनी है ताकि आप सफ़र ना करें, आप एक यूजफुल सिटीजन, यूजफुल फैमिली मेंबर की तरह वो लाइफ गुजारें। ट्रू ट्रू, बहुत शुक्रिया।